सुमित्रा इतनी आसानी से मानने वाली ना थी। आज की रात भी यूं ही गुजर गई। पूर्णा सारी रात आहट लेती रही। कमला प्रसाद न आए। इसी तरह कई दिन बीत गए। सुमित्रा का अब कमला प्रसाद की चर्चा करते दिन बीतता था। उनकी सारी बुराइयां उसे विस्मृत होती जाती थी। सारे गिले और शिकवे भूलते जाते थे। उनकी वह स्नेहमयी बातें याद करके रोती थी, पर अभी तक मान का बंधन न टूटा था। क्षुधा से व्याकुल होने पर भी क्या किसी के सामने हाथ फैलाना सहज है? रमणी का हृदय अपनी पराजय स्वीकार न कर सकता था। 10-12 दिन बीत गए थे। एक दिन आधी रात के बाद पूर्णा को सुमित्रा के कमरे का द्वार खुलने की आहट मिली। उसने समझा शायद कमला प्रसाद आए हैं। अपने द्वार पर खड़ी होकर झांकने लगी। सुमित्रा अपने कमरे से दबे पांव निकलकर इधर उधर सशंक नेत्रों से ताकती मर्दाने कमरे की ओर चली जा रही थी। पूर्णा समझ गई, आज रमणी का मान टूट गया। बात ठीक थी। सुमित्रा ने आज पति को मना लेने का संकल्प कर लिया था। वह कमरे से निकली, आंगन को धीरे धीरे पार करते हुए दालान से भी निकल गई। पति द्वार पर भी जा पहुंची। वहां वह एक क्षण तक खड़ी सोच रही थी, कैसे पुकारूं। सहसा कमला प्रसाद के खांसने की आवाज सुनकर वह भागी। वे तहाशा भागी और अपने कमरे में आकर ही रुकी। उसका प्रेम पीड़ित हृदय मान का खिलौना बना हुआ था। रमणी का मान अजय है, अमर है, अनंत है। पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। उसे इस समय अपने सौभाग्य के दिनों की एक घटना याद आ रही थी, जब वह कई दिन के मान के बाद अपने पति को मनाने गई थी और द्वार से ही लौट आई थी। क्या सुमित्रा भी द्वार पर ही से तो न लौट आएगी? वह अभी यही सोच रही थी कि सुमित्रा अंदर आती हुई दिखाई दी। उसे जो संशय हुआ वही हुआ। पूर्णा के जी में आया कि जाकर सुमित्रा से पूछे कि क्या हुआ। तुम उनसे कुछ बोली या बाहर ही से लौट आई? पर इस दशा में सुमित्रा से कुछ कहना उचित न जान पड़ा। सुमित्रा ने कमरे में जाते ही दीपक बुझा दिया, कमरा बंद कर लिया और सो रही। पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। सुमित्रा की वियोग व्यथा कितनी दुस्सह हो रही थी, यह सोचकर उसका कोमल हृदय द्रवित हो गया। क्या इस अवसर पर उसका कुछ भी उत्तरदायित्व न था? क्या इस भांति तटस्थ रहकर तमाशा देखना ही उसका कर्तव्य था? इस सारी मान लीला का मूल कारण तो यही था। तब वह क्या शांत मन से दो प्रेमियों को वियोग अग्नि में जलते देख सकती थी? बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी कई बार उसके जी में आया था कि कमला प्रसाद को समझा बुझाकर शांत कर दे, लेकिन कितनी ही शंकाएं उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई थी। आज करुणा ने उन शंकाओं का शमन कर दिया। वह कमला प्रसाद को मनाने चली। उसके मन में किसी प्रकार का संदेह न था। कमला प्रसाद को वह शुरू से ही अपना बड़ा भाई समझती आ रही थी। भैया कहकर पुकारती भी थी। फिर उसे उनके कमरे में जाने की जरूरत ही क्या थी? वह कमरे के द्वार पर खड़ी होकर उन्हें पुकारेगी और कहेगी, भाभी को बुखार आया है, आप जरा अंदर चले जाइए। बस यह खबर पाते ही कमला प्रसाद दौड़े अंदर चले जाएंगे। इसमें उसे लेश मात्र भी संदेह न था। 3 साल के वैवाहिक जीवन का अनुभव होने पर भी पुरुष संसार से अनभिज्ञ थी। अपने मामा के छोटे से गांव में उसका बाल जीवन व्यतीत हुआ। वहां सारा गांव उसे बहन या बेटी कहता था। उस कुत्सित वासनाओं से रहित संसार में वह स्वच्छंद रूप से खेत खलिहान से विचरा करती थी। विवाह भी ऐसे पुरुष से हुआ जो जवान होकर भी बालक था, जो इतना लज्जाशील था कि यदि मोहल्ले की कोई स्त्री घर पर आ जाती तो अंदर कदम न रखता। वह अपने कमरे से निकली और मर्दाने कमरे के द्वार पर जाकर धीरे से किवाड़ पर थपकी दी। डर तो उसे यह था कि कमला प्रसाद की नींद मुश्किल से टूटेगी, लेकिन वहां नींद कहाँ। आहट पाते ही कमला प्रसाद ने द्वार खोल दिया और पूर्णा को देखकर कौतूहल से बोला, क्या है पूर्णा, आओ बैठो। पूर्णा ने सुमित्रा की बीमारी की सूचना न दी, क्योंकि झूठ बोलने की उसकी आदत न थी। एक क्षण तक वह अनिश्चित दशा में खड़ी रही, कोई बात न सूझती थी। अंत में बोली, क्या आप सुमित्रा से रूठे हैं? वह बेचारी मनाने आई थी, जिस पर भी आप न गए। कमला प्रसाद ने
विस्मित होकर कहा। मनाने आई थी सुमित्रा? झूठी बात, मुझे कोई मनाने नहीं आया था। मनाने ही क्यों लगी? जिससे प्रेम होता है उसे मनाया जाता है। मैं तो मर भी जाऊं तो किसी को रंज ना हो। माँ बाप रो लेंगे। सुमित्रा मुझे क्यों मनाने लगी? क्या तुमसे कहती थी? पूर्णा को भी आश्चर्य हुआ। सुमित्रा कहाँ आई थी और क्यों लौट गई? बोली, मैंने अभी उन्हें यहाँ आते और इधर से जाते देखा है। मैंने समझा शायद आपके पास आई हो। इस तरह कब तक रोते रहिएगा? बेचारी रात दिन रोती रहती है। कमला प्रसाद ने मानो यह बात नहीं सुनी। पास आकर बोले, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? अंदर आओ, तुमसे कुछ कहना है। यह कहते कहते उसने पूर्णा की कलाई पकड़कर अंदर खींच लिया और द्वार की सिटकनी लगा दी। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा। उस आवेश से भरे हुए कठोर उग्र स्पर्श ने मानो सर्प के समान उसे डस लिया। सारी कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ गईं। थर थर कांपती हुई वह द्वार से चिपट कर खड़ी हो गई। कमला प्रसाद उसकी घबराहट देखकर पलंग पर जा बैठा और आश्वासन देता हुआ बोला, डरो मत पूर्णा, आराम से बैठो। मैं भी आदमी हूँ, कोई काटू नहीं हूँ। आखिर मुझसे क्यों इतनी भागी भागी फिरती हो? मुझसे दो बात करना भी तुम्हें नहीं भाता। तुमने उस दिन साड़ी लौटा दी। जानती हूँ मुझे कितना दुख हुआ। तो और क्या करती? सुमित्रा अपने दिल में क्या सोचती? कमला प्रसाद ने यह बात न सुनी। उसकी आतुर दृष्टि पूर्णा के रक्तहीन मुखमंडल पर जमी हुई थी। उसकी हृदय में काम वासना की प्रचंड ज्वाला दहक उठी। सारी चेष्टा, सारी चेतनता, सारी प्रवृत्ति एक विचित्र हिंसा के भाव से आंदोलित हो उठी। हिंसक हिंसक पशुओं को आंखों में शिकार करते समय जो स्फूर्ति झलक उठती है, कुछ वैसी ही स्फूर्ति कमला प्रसाद की आंखों में झलक उठी। वह पलंग से उठा और दोनों हाथ खोले हुए पूर्णा की ओर बढ़ा। अब तक पूर्णा डर से कांप रही थी। कमला प्रसाद को अपनी ओर आते देखकर उसने गर्दन उठाकर आग्नि नेत्रों से उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में भीषण संकट तथा डर था, मानो वह कह रही थी, खबरदार, इधर एक जौ भर भी बढ़े तो हम दोनों में से किसी एक का अंत हो जाएगा। इस समय पूर्णा को अपने हृदय में एक असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था, जो सारे संसार की सेनाओं को अपने पैरों तले कुचल सकती थी। उसकी आंखों की वह प्रदीप्त ज्वाला, उसकी वह बंधी हुई मुट्ठियाँ और तनी हुई गर्दन देखकर कमला प्रसाद ठिठक गया। होश आ गया। एक कदम भी आगे बढ़ने की उसे हिम्मत न पड़ी। खड़े खड़े बोला, यह रूप मत धारण करो पूर्णा। मैं जानता हूँ कि प्रेम जैसी वस्तु छल बस से नहीं मिल सकती। न मैं इस इरादे से तुम्हारे निकट आ रहा था। मैं तो केवल तुम्हारी कृपा दृष्टि का अभिलाषी हूँ। इसी तरह की बातें पूर्णा और कमला प्रसाद के बीच चलती रहीं।